नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने एक नया सिलेबस का चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं, जो कि आपका एक ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट जो कि सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर दैनिक दिनचर्याओं की बात करते हैं तो उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की, उसके कंटेंट की, उसी के बारे में सभी जानते होंगे और दैनिक जीवन में उसको रोज़ उपयोग में लाते होंगे। सभी जगह उस चीज़ का आजकल बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने लगा है। और मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने कंप्यूटर सब्जेक्ट की, जो कि आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो आप हर जगह, आप कहीं भी जाओ, हर जगह आपका कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य फिलहाल में वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए संभव नहीं है। आजकल सभी कामों को सुचारू रूप से करने के लिए कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो चुका है। जैसा कि आप जानते हो, एक छोटे ऑफिस से लेके बड़े बड़े दफ्तरों तक, चाहे वो गवर्नमेंट का वर्क हो या प्राइवेट का वर्क हो, आपका दैनिक चर्या से सभी जगह कंप्यूटर का ही उपयोग हो रहा है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर की कितनी उपयोगिता है और कंप्यूटर क्यों जरूरी है। ठीक है, ये तो दिनचर्या के माध्यम से हम पढ़ते जानते भी हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में जो कि पूछा जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो बात कर रहे हैं हम साथियों, तो राजस्थान के स्पेशल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, जिसकी पोस्टिंग हो चुकी है लोगों की, उसमें कंप्यूटर का ज़्यादा पोर्शन देखने को मिला था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में, इसके अलावा बात करते हैं तो कंप्यूटर में पटवार की जो भर्ती हुई थी, पटवार की भर्ती में भी कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हालांकि सभी एग्जाम में कंप्यूटर अपना महत्व रखता है। किसी एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं तो किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है, और किसी एग्जाम में उसका पर्सनल एक टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस होता है, जिसमें हम बात करेंगे अब कंप्यूटर की। मैं आपके सामने कंप्यूटर सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं हूं विकास कुमार। श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करता हूं आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ने वाले साथियों, हमारी जो ये सीरीज है कंप्यूटर की, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आज आपको सामने लेकर आया हूं। एक तरह से आप अपने इस क्वेश्चंस को, इस ट्रायल को अपने आप में देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है तो मेरे साथ इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को साबित करना चाहते हो एग्जाम की दृष्टि से और अपनी दिनचर्या के माध्यम से, तो डेली मेरे साथ बने रहें और कंप्यूटर को पढ़ते रहें। हम बात करते हैं कंप्यूटर की। उससे पहले आप इस सेशन को धमाकेदार शेयर कर दीजिए, सभी मित्र मंडली को बुला लीजिए और सभी साथियों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। चाहे वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें आप शेयर कर सकते हो और सभी साथियों को जोड़ सकते हो। कंप्यूटर की दैनिक दिनचर्या के अपन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और किस किस प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कंप्यूटर यहाँ पर स्क्रीन पर, जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं साथियों कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। अगर किसी बच्चे को अच्छे से याद है कि सर कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम चांस है कि आपसे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति पूछेगा। लेकिन फिर भी आप क्या करो, जानकारी ले सकते हो कि कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कंप्यूटर की शब्द उत्पत्ति का बात करते हैं हम साथियों, तो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर। एक सेकेंड साथियों, एक सेकेंड बताते हैं। कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है और कंप्यूट नामक लैटिन शब्द से ये बना हुआ है। कंप्यूट नामक लैटिन शब्द से ये बना हुआ है। कंप्यूट से मिलकर ये बना है और इसको बोला गया है कंप्यूटर ये बोला गया था, जिसका सामान्य अर्थ की हम बात करते हैं तो गणना करने वाला यंत्र। क्या होता है? गणना करने वाला यंत्र। गणना करने वाले यंत्र। अब गणना करने वाला यंत्र किस तरह से गणना करता है, तो जिस प्रकार मैं अपने सामने ये, आपके सामने मैं ये अपना लैपटॉप लेके आया हूँ। अगर ये लैपटॉप देखिए तो ये कंप्यूटर श्रेणी का एक मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है जो हम बात करते हैं। जो कंप्यूटर होता है ये कंप्यूटर है, लेकिन स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर की जो इसमें अब कंप्यूटर खोजा गया था,
कंप्यूटर बनाया गया था तब ऐसा इसकी डिज़ाइन नहीं थी साथियों। इसकी डिज़ाइन अभी हाल ही में जो 5th जनरेशन में चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रही है, उसके आधार पे कंप्यूटर छोटा धीरे धीरे तकनीकी तौर पर ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, इसकी आकार में कमी होती जा रही है। लेकिन जिस प्रकार हम बात करते हैं कंप्यूटर की स्टार्टिंग से, तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। पहले जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की वो इतनी बड़ी थी कि लगभग एक रूम के बराबर कंप्यूटर की साइज थी। लगभग एक पूरा रूम में क्या हो जाता था, कंप्यूटर आता था। अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का सामान्य अर्थ कंप्यूटर से बना है और कंप्यूटर के सामान्य अर्थ है गणना करने वाला यंत्र। अगर इसको एक शब्द में हम बात करते हैं साथियों, तो एक शब्द में इसको बोला जाता है संगणक। क्या बोला जाता है? संगणक इसको बोला जाता है। जो कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना है, एग्जाम की दृष्टि से ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि एग्जाम में ये आपका कंप्यूटर का सामान्य अर्थ आप बताओ। ठीक है, आगे चलते और बात करते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उसके पहले हम पढ़ेंगे आज की मोटिवेशन लाइन, जो कि बनाएगी आपको ऊर्जावान और आपको करेगी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। राजस्थान पुलिस और पटवार वाले बच्चे स्पेशल इस सेशन को देखना ना भूलें और सभी साथियों को आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप इस सेशन को देखोगे और पता लग जाएगा आपको एग्जाम में कि कंप्यूटर आपके लिए कितना जरूरी है। बात करते हैं तो किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। अगर आप बैठकर सोचते रहते हो कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, मुझे वहाँ जाना है, भविष्य में मुझे गाड़ी लानी है, भविष्य में मुझे ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं चाहते हो। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के दम पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपना आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है और सभी साथियों से बोल देना है, अपने आप के अंदर ऐसा जुनून ला देना है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी क्या नहीं रहे, कमी ना रहे। करते हैं, मैं आज की महत्वपूर्ण 10% में आपके लिए लेकर आया हूं। आज का हमारा पहला सेशन है कंप्यूटर का और इसको हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। कंप्यूटर की हम बात करते हैं साथियों इसमें, तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर का आकार में सबसे बड़े थे? जिस प्रकार हमने कंप्यूटर की, अभी मैंने आपको हमारा लैपटॉप बताया कि कंप्यूटर की जो साइज है वो इस तरह से बन चुकी है। अगर हम बात करते हैं मोबाइल, तो इस तरह से इसकी आकृति बन चुकी है। लेकिन जब कंप्यूटर की पहली बार बनाया गया था, जब जनरेशन फर्स्ट आई थी, उस जनरेशन में कंप्यूटर की आकृति थी वो बहुत बड़ी थी। कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े थे। कौन सी पीढ़ी में थे साथियों? पहली पीढ़ी में थे। अगर हम पहली पीढ़ी की बात करता हूं आपके सामने कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में बात करते हैं पीढ़ियों की, तो पीढ़ियों की बात करेंगे साथियों तो कंप्यूटर में 5 पीढ़ियां है। कितनी पीढ़ियां है? 5 जनरेशन कंप्यूटर में यूज की गई है। फिलहाल हम बात करते हैं फर्स्ट पीढ़ी की। अगर प्रथम पीढ़ी की हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें कंप्यूटर के आकार जो था एक रूम के बराबर इसका आकार था। अगर पहली पीढ़ी की हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन, इस फर्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं तो इसकी डेट स्टार्टिंग मानी गई है लगभग 1942 से 1955 तक। कब मानी गई है? 1942 से 1955 के बीच में इसकी ये मानी गई है। इसमें किस चीज़ का उपयोग हुआ था साथियों? तो इसमें हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। किसका उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का इसमें उपयोग हुआ था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जो टाइम पीरियड था वो 1942 से 1955 था और इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अक्सर अगर इसकी बात की जाती है तो अक्सर ये क्या होते थे? गति में धीमे होते थे। क्या होते थे? गति में धीमे होते थे। साथ के साथ इनकी जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। इनको काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम वर्क लेते थे। ऐसा नहीं कि आज के लैपटॉप में गूगल पे सर्च किया और आपके सामने वो आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो गति थी प्रथम पीढ़ी में वो बहुत ही स्लो थी। अगर इसमें हम बात करते हैं इनपुट से आउटपुट के लिए, इनपुट से आउटपुट के लिए हम बात करते हैं तो साथ ही इसमें इनपुट से आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया गया था? पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस कार्ड का उपयोग किया गया था? तो पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। इसका टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो 1942 से 1955 के बीच में इसकी टाइम ड्यूरेशन थी। अगर इसमें बात करते हैं तो किस चीज़ का उपयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का इसमें उपयोग किया गया था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं प्रथम पीढ़ी से, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितना था। इसके अलावा इसमें किसका उपयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इनपुट से आउटपुट के लिए इसमें क्या उपयोग किया गया था?
पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। इसमें मुख्यतः दो भाषाएं यूज की जाती थी। प्रथम पीढ़ी में मुख्यतः दो भाषा यूज की जाती थी और दो भाषाओं में हम यूज करते थे। तो एक तो थी साथियों मशीनी भाषा, क्या थी? मशीनी भाषा। एक तो थी मशीनी भाषा और दूसरी थी असेंबली भाषा। कौन सी भाषा? असेंबली भाषा। कंप्यूटर की दो मुख्यतः भाषा थी प्रथम जनरेशन में, एक तो मशीनी भाषा थी और दूसरी क्या थी? असेंबली भाषा थी। अगर इन्हीं के एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है कंप्यूटर में। और ये बात कर रहे हैं प्रथम जनरेशन की, जो कंप्यूटर आकार में बड़े थे वो प्रथम जनरेशन के बड़े थे। अगर उदाहरण के रूप में मैं एक या दो उदाहरण आपको दे दूं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर की जो कौन कौन से कंप्यूटर थे, तो आपने नाम सुना होगा इनिक का नाम सुना है। मैं देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक जो फर्स्ट पीढ़ी का क्या था? कंप्यूटर था। इसके अलावा EDC की बात करते हैं, ये भी फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था। अगर हम बात करते हैं मार्क 1 फर्स्ट, कौन सा साथियों? मार्क 1 फर्स्ट जो भी प्रथम पीढ़ी के, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इनिक, एडसेक, मार्क 1 या फिर ईडवेक, ये सारी चीज़ें बात करते हैं फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो उम्मीद करता हूँ इस ट्यूशन के माध्यम से आपको प्रथम पीढ़ी समझ में आई होगी, प्रथम पीढ़ी का टाइम ड्यूरेशन समझ में आया होगा और इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। चलते हैं इसी ट्यूशन को ख़त्म करते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उसके पहले आप देखो ये प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की आप एक तरफ से साइज देखने की कोशिश करो। ये देखो इतनी बड़ी साइज इसकी होती थी, लगभग एक कमरे के बराबर इसकी साइज होती थी। एक कमरे के बराबर क्या होती थी? इसकी साइज होती थी, जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा था। जिस प्रकार आज के टाइम में कीबोर्ड होता था, इस प्रकार तो इसको चलाने के लिए कीबोर्ड होता था उस समय। देख लो आप, इस तरह से कीबोर्ड होता था। ये देखो प्रथम पीढ़ी की, और इसमें क्या लगाते थे? यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब के जरिए क्या होता था? चलता था। और इसमें इनपुट से आउटपुट को बदलने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रथम पीढ़ी की बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं और करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार इस सेशन को धमाकेदार शेयर कर दो और सभी साथियों को बोलो कि आप कंप्यूटर पढ़ने आइए। और कंप्यूटर पढ़ने इसलिए आइए क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर आप कंप्यूटर चलाना भी जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर का प्रैक्टिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। कंप्यूटर के जो बात करते हैं अपन टाइम पीरियड ड्यूरेशन की, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे कंप्यूटर में, पूरे सिलेबस की हम बात करेंगे। तो ये कंप्यूटर के बारे में, ये इस तरह का पहला जनरेशन का कंप्यूटर था। बात करते हैं साथियों सेकंड नंबर के क्वेश्चन के। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर है 2, कंप्यूटर शब्द जिसका अर्थ है गणना करना। मैंने अभी हाल ही में बताया कि लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से, लैटिन भाषा के कंप्यूट से क्या बना है? कंप्यूटर बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और इसका सामान्य अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है साथियों? गणना करना इसका सामान्य अर्थ होता है। किस भाषा से बना है? ये किस भाषा से बना है? तो कंप्यूटर जो शब्द है ये किस भाषा से बना है? तो लैटिन भाषा से बना है। और ये कौन सी भाषा है? तो ये है साथियों अंग्रेजी भाषा है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, कौन सी भाषा है? ये अंग्रेजी भाषा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। ठीक है, अगर कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, सीखने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मुझे एक बात और बता दो कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साथियों कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अंकगणितीय, तार्किक विश्लेषण, इन्हीं के माध्यम से अपने को इनपुट से आउटपुट देती है। बीच में इनपुट से आउटपुट कैसे मिलेगा? तो देखो कोई भी इनपुट अपन देंगे और इनपुट के माध्यम से प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के जरिए क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। अपन पूरी सिलेबस की ढंग से बात करेंगे। फिलहाल हम कंप्यूटर के कुछ ट्यूशंस के माध्यम से मैं आपके सामने पहला सेशन लेकर आया हूँ। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो ये कंप्यूटर है, सामान्य ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। जो वर्तमान में कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपन, आप बैंक वगैरह में गए होंगे, रेलवे वगैरह में टिकट लेने गए होंगे, इन सभी जगह आपने कंप्यूटर को देखा होगा और कंप्यूटर में काम करने वाले लोगों को भी देखा होगा। तो किस तरह से लैपटॉप के अलावा कंप्यूटर कैसे यूज किया जाता है, ई-मित्र में आप जाते होंगे, फॉर्म भराने के लिए तो जाते होंगे ना, जाते हो नहीं जाते, तो वो सब जगह क्या होता है, कंप्यूटर यूज होता है। ये कंप्यूटर जिस प्रकार बैंकों में इनमें यूज किया जाता है, ये कंप्यूटर सिस्टम होता है और ये यहाँ पर कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर में एक माउस भी होता है। इन सभी चीज़ों के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल इनको ट्यूशन के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं तीसरे नंबर की ट्यूशन की। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, मतलब कंप्यूटर की एक लिमिट कौन सी है। लिमिट की बात करते हैं तो कंप्यूटर में लिमिट क्या होती है, कंप्यूटर में शुद्धता होती है या नहीं होती है, बताइए मुझे कि कंप्यूटर में शुद्धता होती है नहीं होती है। कंप्यूटर की अगर हम बात करते साथियों तो कंप्यूटर में स्पीड होती है या नहीं होती है, बताइए कंप्यूटर में स्पीड होती है या नहीं होती है। दूसरी बात करते हैं बुद्धि का अभाव होता है या नहीं होता है। तो कंप्यूटर में जो बात करते हैं, कंप्यूटर में शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट अपन डालेंगे, अपन इनपुट डालेंगे वही तो आउटपुट निकलेगा। अब आप ही गलत इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट भी गलत ही निकलेगा। अगर आपने 2 × 2 गुणा किया तो एकदम से जैसे आप क्लिक करोगे एंटर बटन पे आपको 4 आंसर मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं 2 × 2 करने के बाद 400 मिले, ऐसा तो नहीं होता ना। आदमी तो गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर का प्रोसेसिंग जो सिस्टम होता है जिसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो जिसकी शुद्धता बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या होती है? शुद्धता बहुत ही ज़्यादा होती है। कंप्यूटर की 100% शुद्धता होती है, 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्या करता है, आंसर देता है। लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है, इनपुट पर डिपेंड करता है। जो आप इनपुट डालोगे वैसा ही कंप्यूटर आउटपुट निकालेगा। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप उसका इनपुट सही डाल रहे हो या नहीं डाले। तो कंप्यूटर की तो एक्यूरेसी सही रहेगी। अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या है कंप्यूटर की, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। गीगाहर्ट्ज में इसको नापा जाता है। आप जानते हो गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की स्पीड है, और स्पीड भी क्या है, कंप्यूटर की एक सीमा नहीं है। ठीक है। अगर भंडारण की क्षमता मतलब स्टोरेज, आप जानते हो आजकल 1 TB के कंप्यूटर आने लग गए। मेरा लैपटॉप की हम बात करते हैं तो ये 1 TB की भंडारण क्षमता है। रैम और रोम के बारे में आप जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी जानते हो आप, रैम होती है। ठीक है। इस प्रकार की 4 GB की रैम होती है। और स्टोरेज, आप मेमोरी के बारे में आप जानते होंगे, मेमोरी आप डालते होंगे, वो मेमोरी क्या होती है, एक भंडारण क्षमता होती है। एक अपन क्या करते हैं, स्टोरेज करने का एक युक्ति होती है, यंत्र होता है। इसी प्रकार इस भंडारण क्षमता की बात करते हैं तो कंप्यूटर में जिस प्रकार भंडारण क्षमता आप दे सकते हैं, स्टोरेज दे सकते हैं, आपको 4 GB भी मिल जाएगी, आपको 16 GB भी मिल जाएगी, आपको 64 GB भी मिल जाएगी, और आपको 1 TB भी मिल जाएगी। इस तरह से आपकी भंडारण क्षमता आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें कंप्यूटर की सीमा की बात करते हैं तो कंप्यूटर की सीमा कौन सी हो जाती है साथियों, कंप्यूटर की सीमा हो जाती है बुद्धि का गाँव। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बुद्धि नहीं होती है। आप में तो बुद्धि है, ऐसा नहीं है आप बुद्धि नहीं है। सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, बुद्धि कहलाती है। कंप्यूटर सोचता थोड़ी ना कि मुझे 2 × 2 करना है तो 6 आएगा। अपन तो जो छोटे बच्चे होते हैं, आप में से बोल दूं मैं 40 × 40 गुना करो तो कितना आंसर देगा। कोई बच्चा तो बोलेगा सर 1600 होगा, कोई बोलेगा 16000 होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है साथियों। कोई बोल देगा 160 होता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसे सोचता नहीं है। जो अपन आउटपुट इनपुट डालेंगे 40 × 40 डबल से क्लिक करके आ जाएगा 1600। ठीक है। इस प्रकार कंप्यूटर की स्पीड तो ये होती है। कंप्यूटर में शुद्धता भी होती है, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता भी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, बुद्धि का अभाव होता है। और यही कंप्यूटर की क्या है, सीमा है। सीमा मतलब लिमिट है। लिमिट की बात करते हो, एक तरह से लिमिट होती है ना किसी आदमी की, कि मैं यहाँ तक कि चल सकता हूँ, मुझे में तो यही एनर्जी है। इस प्रकार की क्या होती है, कंप्यूटर में लिमिट होती है। तो निम्न में से कौन कंप्यूटर की सिस्टम की एक सीमा है, तो बुद्धि का अभाव क्या है, इसकी एक सीमा है, मतलब लिमिट है। ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर में। अभी हाल में मैंने बताया आपको कि प्रथम पीढ़ी में 2 भाषा यूज की गई थी। क्या यूज की गई थी? प्रथम पीढ़ी में 2 भाषा यूज की गई थी। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है?
कंप्यूटर अगर देखा जाए तो कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा में कार्य करता है। तो प्रथम जनरेशन जो आई थी कंप्यूटर में 1942 से 1955 के बीच में, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, इनपुट से आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, और साथ ही के साथ में अगर बात करते हैं तो इसमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दोनों का उपयोग किया गया था, जो कि कंप्यूटर की भाषा समझता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो मशीनरी भाषा कंप्यूटर समझता है और बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है। बाइनरी जानते हो आप, 0 और 1 के फॉर्म में चलता है, 0 और 1 की फॉर्म में चलता है कंप्यूटर में। बाइनरी फॉर्म ये होती है मशीनरी भाषा में, और बाइनरी भाषा में कंप्यूटर चलता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है साथियों, मशीनरी भाषा और बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है। आगे चलें और आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम था। मैंने अभी हाल ही में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छे से बताया था। तो अब इसका आंसर देने की आप कोशिश करो कमेंट बॉक्स में कि जो पहली पीढ़ी थी इसके पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो मैंने आपको 3 से 4 इसमें कम में उदाहरण बताए थे। कौन सा बताया था, एक तो इनिवेक बताया था, क्या बताया था, इनिवेक बताया था। एक बताया था ईडवेक बनाया था, क्या बताया था, एक बताया था ईडवेक बताया था। एक बताया था ईडसेक बताया था, क्या बताया था, ईडसेक बताया था। एक बताया था मार्क 1, क्या बताया था साथियों, मार्क 1, ये मैंने आपको बताया था। इनिक की बात करते हैं तो इनिक क्या होता है, आपसे कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि इनिक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल क्या होती है साथियों, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, क्या होती है, एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था। और इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर की बात करते हैं, ये होता है साथियों इनिक की फुल फॉर्म इसमें होती है। और बात करते हैं ईडवेक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है किसकी, ईडवेक की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये किसकी होती है, ईडवेक की फुल फॉर्म होती है। ईडसेक की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो ये ईडसेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज और ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो साथियों आपसे फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनिवेक की हम बात करते हैं तो इनिवेक की फुल फॉर्म होती है साथियों इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ईडवेक की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर ईडसेक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर आपको सच में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरी लैंग्वेज को, मेरे वर्ड्स को नोट करने की कोशिश कीजिएगा। इनिक का इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ईडसेक का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड है, बिल्कुल छाप लेना। फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, इनकी चारों की फुल फॉर्म पूछी जाती है। और प्रथम पीढ़ी के ये सारे उदाहरण थे कंप्यूटर के, तो इनिक इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनिक इसका आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो और मुझे बता दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है और आपका अच्छा सेशन लग रहा है, कंप्यूटर समझ में आ रहा है। हमारी धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि शुरुआत धीरे से की जाए और आपको अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है साथियों, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है इनिक का मुख्य पुर्जा क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि इनिक में क्या हुआ था
कि प्रथम पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था। प्रथम पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, याद करो। अभी हाल ही में मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो इनेक की फुल फॉर्म आप पहले तो मुझे ये बता दो कि इनेक की फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बता दो कि इनेक की फुल फॉर्म क्या है। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके कि इनेक की फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से बता दीजिए कंप्यूटर की इनेक की फुल फॉर्म क्या है। तो इनेक की फुल फॉर्म क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मैंने अभी हाल ही में आपको बताया है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। न्यूमेरिकल नहीं लिखा, ये लिख दो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन्हें का मुख्य पुर्जा जो प्रथम पीढ़ी में यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, जो कि एक प्रकार के क्या थे साथियों, वाल्व थे। क्या थे, वैक्यूम ट्यूब क्या थे, वाल्व थे। और इन्हें का मुख्य पुर्जा क्या था, तो वाल्व था। क्या था, वाल्व था। इसका ध्यान रखना है आपको। आंसर समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलें, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है। बताइए, मैंने आपको पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर के काल में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये आप नोट कर लेना है ना, आप नोट कर लेना। ये मैं जनरेशन लिख रहा हूँ कंप्यूटर की पीढ़ियों की। अगर प्रथम पीढ़ी की बात करते तो आपको ऐसे याद रखना है 1942 से 1955, 1955 से 1965, 1965 से 1975, 1975 से 1989। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। देख लो आप कैसे ध्यान रखना है। 1989 और 1989 से प्रेजेंट टाइम। क्या है, प्रेजेंट टाइम। ये कंप्यूटर की जनरेशन का टाइम पीरियड मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर इसी में बात करते हैं साथियों, तो फर्स्ट पीढ़ी में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी में यूज की गई थी। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर यूज किया गया था दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज की गई थी, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। 1975 से 1989 तक की हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी की, तो इसमें VLSI क्या यूज किया गया था, VLSI यूज किया गया था। VLSI क्या होता है, तो VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चौथी पीढ़ी में VLSI यूज किया गया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसमें यूज किया गया था। पांचवी पीढ़ी की हम बात करते हैं साथियों, तो पांचवी पीढ़ी में क्या यूज किया गया था, तो पांचवी पीढ़ी में यूज किया गया था ULSI। यहाँ तो क्या है VLSI और यहाँ क्या है ULSI। ULSI क्या होता है गुरुजी, तो ये होता है साथियों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपको पांचों पीढ़ियों के क्रम याद हो गए होंगे। और पांचों पीढ़ियों के क्रम में आपको लिखना है 1942 से 1955 पहली पीढ़ी का कार्यकाल है, मतलब काल है, जिसमें ये वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। 1955 से 1965 दूसरी पीढ़ी का काल है, जिसमें याद करते हैं हम ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी की हम बात करते हैं तो आईसी यूज की गई थी, और जिसका 1965 से 1975 है। चौथी पीढ़ी की हम बात करते हैं तो 1975 से 1989 है, जिसमें VLSI यूज किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें यूज किया गया था। अगर साथियों इसी में बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की, तो पांचवी पीढ़ी में ULSI यूज किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका टाइम पीरियड की हम बात करते हैं 1989 के बाद में प्रेजेंट में ये यूज किया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जा रही है, AI का उपयोग किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इसमें उपयोगिता बढ़ती जा रही है। ये पांचों पीढ़ियों की मैंने आपको बता दिया। और अगर हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर था वो चौथी पीढ़ी में आया था साथियों। कब आया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, तो वो चौथी पीढ़ी में आया था। माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, तो माइक्रो प्रोसेसर आया था साथियों चौथी पीढ़ी में। अगर भारत के माइक्रो प्रोसेसर की मैं बात करता हूँ, जो IIT मद्रास ने बनाया था, भारत की बात करता हूँ, तो भारत का जो बात करते हैं माइक्रो
प्रोसेसर। क्या था, कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर का नाम था शक्ति। क्या नाम था साथियों, शक्ति नाम था। ये किसने बनाया था, तो ये आईआईटी मद्रास ने बनाया था, आईआईटी मद्रास ने बनाया था और भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसकी हमने बात कर ली है। अगर साथियों जो कि चौथी पीढ़ी में आया था माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या करता है, डाटा और प्रोग्राम में क्या करता है, अंतर करता है। क्या, डाटा और प्रोग्राम में क्या करता है, अंतर करता है। और दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल कंपनी ने। किसने बनाया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था इंटेल 4004। क्या नाम था, इंटेल 4004 इसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर का। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आ रही होगी। अगर इसी में हम बात करते हैं तो लगभग 80,386 छोटी छोटी चिपों को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, एक सुपर मिनी कंप्यूटर बना दिया जाता है। अगर 80,386 छोटी छोटी चिपों को मिला दिया जाए तो उससे एक सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो भारत का मिनी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो था शक्ति, जो आईआईटी मद्रास ने बनाया था। और ये आईआईटी मद्रास ने जो बनाया था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है आईआईटी मद्रास ने इसको 2018 में बनाया था, 2018 में बनाया था। अब माइक्रो प्रोसेसर एक तरह से बोला जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है। और सीपीयू आप जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट के बाद सीपीयू में कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम के बाद आउटपुट निकाल देता है कौन, सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या यूज किया जाता है, तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किस में यूज की जाती है, सीपीयू में। सीयू कंट्रोल यूनिट, याद है आपको, मेमोरी किस में, सीपीयू में। ये तीन चीज़ें सीपीयू के अंदर होती है जिसमें इनपुट डालते हैं, ये प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल आपसे पूछा जाता है तो क्या बताओगे आप, तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 से 1965 तक। क्या पूछेगा, 1955 से 1965 तक। ये एक तरह से टाइम पीरियड की थोड़ा सा एक एक साल का गैप मान लो, इसी तरह आपको याद करना है, बिल्कुल याद हो जाएगा। इसमें आपको कहीं तो 1946 मिल जाएगा, कहीं 1944 मिल जाएगा। बस आपको ये टाइम ड्यूरेशन एक तरह से ध्यान रखना है। लगभग 10-10 सालों का इसमें गैप लिखना है और गैप लिखने के बाद में ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। एक तरह से ये चीज़ें आप ध्यान रख लेते हो तो आपके एग्जाम में पाँचों पीढ़ियाँ याद हो जाएगी और पाँचों पीढ़ियों में से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। प्रमुख मेन बात करते हैं दो फुल फॉर्म की, इनिक की, एडवेक की और एडसेक की। ये मैंने आपके सामने तीनों चीज़ें बता दी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उससे पहले देख लो, हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव, खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। मतलब हारे हुए की तो क्या मान लो आप, सलाह मान लो, और जीते हुए का अनुभव मान लो, और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें मिल जाती है तो अपनी समस्याओं को आप क्या कर लोगे, सुलझा लोगे। किसी पुराने व्यक्ति से आप अनुभव लेकर देखो, जो आपसे एक्सपीरियंस बनता है, जिसने ज़्यादा एग्जाम दे लिए। ऐसा नहीं एटीट्यूड में आकर बैठ जाओ, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, खुद पास नहीं हुआ, मेरे को क्या पास कराएगा, ऐसा नहीं करना। उसका अनुभव जानना है, उसके विचार जानने, उसकी जो उसका संघर्ष देखा होगा, उससे पढ़ाई स्ट्रेटेजी देखी होगी, और उसको अनुभव को थोड़ा सा आप क्या करो, ग्रहण करने की कोशिश करो। उसके बाद अपने आप को वो दिमाग है उसमें लगा दो। उस दिमाग को लगाने के बाद खुद का दिमाग लगाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कितना पढ़ना चाहिए, तभी आपकी जीत होगी। और वो जीत ऐसी होगी साथियों कि एक तरह से आप क्या कर लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे, मज़ा आ जाएगा। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपके राजस्थान के एग्जाम आने वाले हैं, जिसमें कि राजस्थान पटवार का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इस प्रकार हम बात करते हैं रेलवे का, ये इंपॉर्टेंट रहता है, रेलवे में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का हमारा, जिसमें हम बात करते हैं साथियों, अरे रुक जाए यार, इनिक को जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया इंटीग्रेटर जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया। इनिक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, वाल्व इसका मुख्य पुर्जा था, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये मैंने आप सारी चीज़ें आपको बता दी है।
सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपको ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इन्हें का आपका एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। क्या है साथियों? पूर्णतः संभावना है। किसकी? इन्हें की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें इन्हें के बारे में पहले बता दी। ये देखो, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद में अमेरिका में जो एक कंप्यूटर बनाया गया था, ये है साथियों ENIAC। क्या नाम है इसका? ENIAC। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो प्रथम पीढ़ी में आया था, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ENIAC की हम बात करते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल सेंट्रल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। ये अमेरिका की जो सेना थी, इस अमेरिकी सेनाओं के लिए ये उपयोग में लाया गया था। और वहाँ के जो बात करते हैं किसने बनाया था, तो वहाँ के जो ENIAC की हम बात करते हैं साथियों, तो ENIAC अमेरिका में ये सेनाओं के मेन पर्पज़ के लिए बनाया गया था। मेन पर्पज़ क्या था इनका कि युद्ध वगैरह में क्या यूज़ किया जाए, बड़े बड़े कंप्यूटरों को यूज़ किया जाए। किसका बात कर रहे हैं अपन? ENIAC की बात करते हैं। एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलें और आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये ENIAC था और पहला व्यवसायिक कंप्यूटर की बात करें तो वो था यूनिवेक। यूनिवेक क्या था? पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था, व्यवसायिक कंप्यूटर था। व्यवसायिक मतलब, वैसे कंप्यूटर का मतलब क्या होता है साथियों कि इसमें जो याद करते हैं अपन रोजगार वगैरह में याद करते हैं, तो वो व्यवसायिक कंप्यूटर था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन था, प्रथम पीढ़ी का घटक था। अब इसका तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कि प्रथम पीढ़ी का घटक क्या था? पंच कार्ड था, ट्रांजिस्टर था, IC था या VLSI था? बताइए। प्रथम पीढ़ी की जो बात करते हैं साथियों, तो प्रथम पीढ़ी की जो बात करते हैं इसमें कौन सा था? पंच कार्ड था, ट्रांजिस्टर था, IC था या फिर क्या था? VLSI इसमें था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप कि प्रथम पीढ़ी में क्या यूज किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी का जो घटक था साथियों वो था पंच कार्ड। क्या था? पंच कार्ड। मैंने आपको बताया था पंच कार्ड का उपयोग प्रथम पीढ़ी में यूज किया गया था। और जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था, IC थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था और VLSI फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था और ULSI जो फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये 9वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तो अभी हाल ही में मैंने 5 पीढ़ियों के बारे में बताया और 5 पीढ़ियों के क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। एक तरह से आपका बेसिक स्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर का। सभी साथियों को आप जोड़ने की कोशिश कर लीजिएगा। जिनको पता नहीं कि श्रीजी क्लासेज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो गई है, उनको भी आप क्या कर लेना, बुला लेना और बता देना कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो जो बात कर रहे हैं अपन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं AI की। तो ये कौन सी पीढ़ी में आई थी? 5वीं पीढ़ी में आई थी। मैंने आपको सारी चीज़ें भी हाल ही में 5 जनरेशन बता दी और 5 जनरेशन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर आपने जिस तरह से मैंने बताया, अगर नोट करके वैसा कर लिया आपने, तो सारी चीज़ें आपने बता दी। बची हुई बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार पंचम पीढ़ी में हुआ था, 5वीं पीढ़ी में इसमें हुआ था। अगर साथियों हम बात करते हैं इसमें, तो कंप्यूटर का ये बेसिक टॉपिक था, बेसिक क्लास थी। आगे हम बात करेंगे, इसी सेशन को रेगुलर रखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से और आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए महत्वपूर्ण एग्जाम के प्रश्नों की दृष्टि से क्या करेंगे, इसको बनाया जाएगा और एग्जाम में एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है कंप्यूटर। और लास्ट जो सेशन रहेगा हमारा, उसके बाद में आपको कंप्यूटर के लगभग 1 से 2000 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे हमारी टीम के द्वारा, श्रीजी क्लासेस के द्वारा। तो बिल्कुल कंप्यूटर को लेकर डरने वाली कोई बात नहीं है। कंप्यूटर का एज स्टार्टिंग किया था, बेसिक पढ़ाया था, आने वाला एग्जाम आपका अच्छा रहेगा। बस कंप्यूटर को लेकर डरे नहीं। डेली की डेली आपकी जो एक क्लास है, चाहे वो छोटी क्लास हो कैसी हो, बस आपको पढ़ते जाना है। इन MCQ को जो डेली हम ट्यूशन करा रहे हैं, इनको आप क्या करते जाए, नोट करते जाए। ठीक है साथियों, हमारे RCM सर आ गए हैं, हमारे RCM सर आ गए। अगर आप बात करना चाहें तो आ सकते हो सर।
2 मिनट आइए सर। अरे आइए तो सही। आरसीएम सर से हम बात करना चाहते हैं, इनकी बहुत देर से मुझे भी याद आ रही थी। ठीक है, हम बात करते हैं आरसीएम सर की, जो आज जिन्होंने द्वारा हमारा सेशन स्टार्ट किया गया है कंप्यूटर का। ये बहुत ही ज़्यादा आने वाले पटवार और पुलिस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आरसीएम सर बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें क्लासेस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। 2 मिनट। नमस्कार साथियों, तो आज आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव करंट ये कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस की बात करें, पटवार की बात करें और बाकी जितने भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करते हो तो हर एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट करने के साथ साथ हमने साइंस की क्लास भी आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। तो शाम को आपकी साइंस की क्लास भी रहेगी, जिसमें आपका फिजिक्स वाला पार्ट पहले स्टार्ट किया है। जो फिजिक्स वाला पार्ट है बहुत ही कम टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हमने ये कोशिश की है कि जो पार्ट नहीं पढ़ाया जाता और आपके बहुत सारे एग्जामों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को सबसे पहले हमने स्टार्ट करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आप कंप्यूटर को भी पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ आती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, पूरी चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी और उसके वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, उनको आप पढ़ने की कोशिश करें। कंप्यूटर वाला जो पार्ट है उसके अभी क्वेश्चन लेकर हम आए, तो उनको आप पढ़ना स्टार्ट करें। थ्योरी भी लेकर आएंगे, उसे भी आप देखेंगे। हर चीज़ों का आप आनंद लें, मज़ा आएगा, बस पढ़ते जाइए। बस कमी आपकी तरफ से कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। अभी एसआई की बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे ही एसआई एग्जाम की डेट आई है, उनको चीज़ें अब याद आने लगी हैं। सिलेबस पूछ रहे हैं। उनको पहले जो जीके के नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, वो नोट्स उनके पास आज नहीं है, आज वापस वो नोट्स मांग रहे हैं। तो स्टूडेंट कितना पढ़ता है इन चीज़ों से, उन चीज़ों का आइडिया लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचना है तो आपको 1-2 महीने, 1.5 महीने में कोई एग्जाम नहीं निकलता है, आपको पूरा साल देना पड़ता है। और पूरे साल में भी 24 घंटे में से पूरा उसी को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं 1 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए और 5 घंटे भी चला लिया और 3 घंटे आपने इंस्टा चला दिया, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसको दिल और दिमाग में आपको बिठा लो, ये कड़वा सत्य हैं। ये क्या है? कड़वा सत्य हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ये किताब के पहले ही पन्ने पर जहाँ आप देवी देवताओं के नाम लिखते हो, वहाँ लिख लो कि अगर आप घर पे नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हैंड रिटन नोट्स बनाना, हैंड रिटन नोट्स बनाए, पढ़े यार। चीज़ों को जितना रगड़ोगे ना उतनी चीज़ें क्लियर होगी। जैसे मार्केट से आप स्क्रब लेके आते हो, अब स्क्रब को आप लगा लोगे तो चमक नहीं आएगी, लेकिन आप उसको जितना रगड़ते हो उतना ही क्या आता है? निखार आता है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में कि आप जितना पेन और कॉपी को जितना रगड़ोगे ना, उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई करते होंगे, और इसी उम्मीद के साथ आज की बात को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, है ना।